Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, we shall continue the remaining parts of the story which we began in the previous class. The name of the story is The Leader of Man by Siddharth Chaudhary. So, let us have a recap of the previous lesson. In the previous lesson, we studied several things. The author is now well acquainted with the god Roop Singh. Roop Singh had said a lot of things about his family life to the author. Thereafter, the characters like Mr. Kedia is also there. So, all these things we studied in the previous class. We came to know many things about the character of Kedia, about the suffering of the god Roop Singh, and about the sympathetic viewpoint of the author to the god. In comparison to Mr. Kedia, it is quite clear the author is very much of helping nature. He wants to help people. About Mr. Kedia, we studied that he is a devout person. Mr. Kedia बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं. We also came to know that frequently he gives donations to temples. मंदिरों में दान भी चढ़ाते हैं, जागरण का भी आयोजन करते हैं और खुद 1 घंटा नित्य रूप से पूजा भी करते हैं. So, despite of this much spending on religious activities, Mr. Kedia doesn't have even an iota of goodwill towards the poor people, towards the helpless people, towards the people who are in dire need of many things in life. तो इतने धार्मिक होने के बावजूद लेखक को यह आश्चर्यचकित करता है कि यह व्यक्ति जो रोज़ पूजा करता है, जो रोज़ मंदिरों में दान करता है, अक्सर जागरण का आयोजन करता है, इन तमाम धार्मिक पहलुओं के बावजूद भी उसके दिल में थोड़ी भी हमदर्दी नहीं है गरीब लोगों के प्रति. तो इससे लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं. Let us see thereafter what happens. On 31st night, a big bonfire and party was organized on the terrace of our apartment building. आपको मालूम है बच्चों, ये दिसंबर का महीना है कहानी में. तो अब जो वक्त दिसंबर के आखिरी वीक में लेखक से रूप सिंह उधार मांगे थे. अब समय आ गया है 31 दिसंबर का, आखिरी दिन है साल का. तो on 31st night a big bonfire and party was organized on the terrace of our apartment building. लेखक का जो बिल्डिंग है उसके टेरेस पर, उसके छज्जे पर या छत पर कहें, एक पार्टी रखी जाती है. बिग bonfire was also there. लोग आग जलाते हैं क्योंकि सर्दी का महीना होता है दिसंबर का. तो वहाँ एक पार्टी रखी जाती है. Since I am not a very social type, I hadn't gone up to join the party. लेखक खुद के बारे में यहाँ साफ करते हैं कि वह पार्टी टाइप नहीं है, मतलब पार्टी वगैरह से खुद को दूर ही रखते हैं. तो वो पार्टी में ज्वाइन नहीं करते हैं, पार्टी में शामिल नहीं होते हैं. Instead, I watched Michelangelo Antonioni's wonderful blow up on cable TV. तो लेखक पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके घर पर ही ये पार्टी रखी जाती है. पार्टी ज्वाइन करने की जगह पर लेखक माइकलएंजेलो एंटोनियोनीज की एक बहुत खूबसूरत मूवी ब्लो अप देखते हैं. थोड़ा सा माइकलएंजेलो एंटोनियोनी के बारे में समझ लें कि यह इटली के बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर थे, इटली के बहुत ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता थे. इनकी पहली फिल्म जो इंग्लिश में थी वह ब्लो अप थी
जिसमें वो ब्रिटिश लाइफ, फ्रीडम वगैरह की बातें करते हैं। तो माइकल एंजेलो वॉज ए वेरी सक्सेसफुल इटालियन फिल्म मेकर। तो इस फिल्म को देखना लेखक पसंद करते हैं, वह पार्टी नहीं जाते हैं या पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। माई पेरेंट्स केम होम बाय 11 PM एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर हैड रंग आउट एंड द न्यू ईयर रंग इन द पार्टी हैड डाइड अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ। लेखक कह रहे हैं कि उनके माता पिता रात्रि के 11 बजे वापस आ जाते हैं। एंड मच बिफोर द ओल्ड ईयर हैड रंग आउट, और ज्यों ही पुराना साल बीतता है, एंड द न्यू ईयर रंग इन, और नए साल का प्रवेश होता है, इन द पार्टी हैड डाइड अ कोल्ड लिंगरिंग डेथ, तब तक पार्टी यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाता है। इस ख़त्म होने की वजह देखें, मैनी फैमिलीज हैड फेल्ड टू टर्न अप, बहुत सारे लोग, परिवार वाले आए ही नहीं। एंड इट ऑलवेज हैपन एट दीज थिंग्स, और अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। मोर फूड देन नीडेड हैड बीन ऑर्डर्ड, जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक खाने के सामान मंगवा लिए गए थे। एंड वॉज नाउ लेफ्ट अनटच्ड ऑन द टेबल्स, और ये खाने के सामान अब अनटच्ड है, टेबल्स पर यूं ही रखे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है। अब यहाँ एक कंट्रास्ट भी अगर आप समझना चाहें तो समझ लें कि रूप सिंह जैसे लोग दुनिया में एक दो नहीं करोड़ों हैं, जो दाने दाने को मोहताज हैं, और जो दूसरा वर्ग है वहाँ खाने यूं ही टेबल पर रखे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है। ग्रेट हीप्स ऑफ चिकन एंड मीट एंड बिरयानी, पनीर and different sorts of things, curry, गुलाब जामुन, with no one to consume it all. खाने के ये सारे सामान रखे हुए हैं, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। The ladies came down by 11:30 and the remaining gentlemen drunks were in no position to stand, let alone eat. जो भी महिलाएं थी वो 11:30 में अपने अपने घर को वापस आ जाती हैं, और जो भी पुरुष थे वो नशे में इतने मदहोश थे कि वो खाने की स्थिति में ही नहीं थे। जैसा कि मैंने बच्चों पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की थी कि लेखक का एक ध्यान यह भी है कंट्रास्ट को उजागर करना, कि एक तरफ जो अमीर लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, और एक तरफ जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। इसी पहलू को लेखक यहाँ भी उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि 31 दिसंबर की रात है, साल का आखिरी दिन होता है, उनके घर पर एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। लेखक उस पार्टी में या खुद के बारे में कहते हैं कि वो इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी तकरीबन 11 बजे तक वो सब के सब घर आ जाते हैं। पार्टी में बहुत सारा सामान खाने के लिए मंगवा लिया गया है, लेकिन खाने वाले वहाँ हैं नहीं, या खाने वाले बहुत थोड़े से हैं। स्थिति ये होती है कि 11:30 के बाद जो भी लोग वहाँ हैं, महिलाएं सब के सब अपने घर को वापस आ चुकी हैं, और पुरुष जो हैं वो नशे की हालत में हैं, खाने की स्थिति में नहीं है। So this is how, dear students, the author is trying to highlight, to depict the divide, the difference of life between the rich and the poor. Even in the world also, there are so many countries in the world, particularly in the continent of Africa, where people don't have sufficient meal. They struggle to have meal even for 2 times in a day. They don't have nutritious meal. Millions of people suffer from malnutrition. लाखों बच्चे जो malnutrition के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो खाने के लिए मोहताज हैं। उस स्थिति में
there are rich countries, there are rich people, they don't even eat the food, they waste the food. वो सिर्फ खाना को खाते नहीं हैं, उसे बर्बाद भी करते हैं. So this, no, it's quite clear in the description of the author that how the rich people in apartments at urban places, no, in big cities, how they live and how the people who is there like Roop Singh and other guards who work for them and how they starve, how they face malnutrition, how they face the crisis of inadequate food. No? तो इन चीज़ों को लेखक यहाँ उजागर करते हैं. Let us see the next part of the story. So anyway, one of the gentlemen drunk suddenly felt in his breast the milk of human kindness and said to Munna. लेकिन अचानक एक व्यक्ति है जिनके दिल में थोड़ी रहम है, जिनके दिल में दया का भाव जगता है, काइंडनेस, उनके मन में करुणा का भाव जगता है, और वो मुन्ना से कहते हैं हु वाज देयर. मुन्ना के बारे में आपको मालूम कि वह लेखक का सर्वेंट है, तो वहीं था. हु वाज देयर watching the antics and mixing the drinks and having a few pegs of his own. और ड्रिंक्स वगैरह को मिक्स भी कर रहा था, देख भी रहा था सबकी हरकतों को, सबकी आदतों को, और एक दो खुद भी ले रहा था. आई एम श्योर मुन्ना बेटा, go downstairs and bring the guards up to eat. Someone has to eat these damn things. और उन्होंने कहा मुन्ना को कि मुन्ना बेटा नीचे चले जाओ और जो गार्ड्स हैं उनको बुला लाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें जो सब की सब बेकार हो जाएंगी, कम से कम वो लोग इसे खा तो लेंगे. So here we have also one character who is opposite of Mr. Kedia, no, out of so many people. तो यहाँ एक चरित्र है जो केडिया जैसे लोगों से बिल्कुल अपोजिट है, जिसके मन में दया भी है, करुणा का भाव भी है, और वो मुन्ना से जो लेखक का सर्वेंट है उनसे वो कहते हैं कि मुन्ना बेटा तुम नीचे चले जाओ और जो भी गार्ड्स वहाँ मौजूद हैं उन्हें बुला लाओ, कम से कम ये जो खाना है जो बर्बाद हो जाएगा वे इसे खा तो लेंगे. So this is what happens in this part of the story. So मुन्ना went downstairs, और इस तरह मुन्ना नीचे चला आता है सीढ़ियों से, and the guards came up, और गार्ड्स ऊपर चले आते हैं, and all of them except रूप, सारे गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, सिर्फ रूप सिंह नहीं आता है. Gorged on the food and went downstairs satisfied. सब के सब आते हैं, gorged on the food, खाने पर टूट पड़ते हैं, जी भर कर खाते हैं, और फिर संतुष्ट होकर नीचे चले आते हैं. Two of them had upset stomachs the next morning. अगली सुबह उनमें से दो गार्ड्स के पेट खराब हो जाते हैं. Two of them had upset stomachs the next morning. As Roop picked up the plate and started to serve himself, Kedia rolled over to him and said loudly. और जैसे ही रूप सिंह प्लेट्स को अपने हाथ में लेता है, उसमें खाना परोसता है, उसी वक्त केडिया उसके पास आ जाता है. And said loudly, और जोर से केडिया रूप सिंह को बोलता है, So Mr. Singh, I hope you are not hungry now. और वो तंज कसता है रूप सिंह पर कि रूप सिंह, मिस्टर सिंह, मुझे ये उम्मीद है कि तुम भूखे नहीं हो गए अब. You probably haven't eaten such fabulous food even in your life. इतने शानदार व्यंजन, इतना अच्छा खाना शायद तुम अपनी ज़िंदगी में कभी खाया नहीं होगा. So eat carefully, इसलिए सावधानी से खाओ. Don't overdo it, बहुत ज़्यादा मत खाओ. And then he laughed and patted Roop on the back patronizingly. और उसके बाद वह हंसता है और अहंकार से रूप सिंह के पीठ पर अपनी हाथ से रूप सिंह के पीठ को ठोकता है. Roop felt as if someone had lit a long abandoned fuse inside his body. रूप सिंह को ये अचानक एहसास होता है कि किसी ने एक बहुत दिन से पड़ा हुआ कोई फ्यूज हो और उसमें किसी ने आग लगा दी हो,
उसके शरीर में, एंड दैट इट वॉज स्नैकिंग अप स्लोली टू हिज ब्रेन, और वह फ्यूज, वह आग उसके मन मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। ही क्वाइटली पुट द प्लेट डाउन एंड वॉक्ड अवे, बड़े ही आहिस्ते से उसने प्लेट को नीचे रखा और वहाँ से चल देता है, वहाँ से निकल पड़ता है। अवेयर ऑफ एवरीबडीज आइज बोरिंग इनटू हिज बैग, हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, हर किसी की निगाह उसी की तरफ है। द अदर गार्ड्स चोज टू इग्नोर, और दूसरे जो गार्ड्स वहाँ मौजूद थे जो खा रहे थे, उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। रूप्स रिएक्शन दे एंजॉयड देमसेल्व्स टू द फुल। तो रूप सिंह को इग्नोर किया उन लोगों ने, तिरस्कार भाव से देखा, और वो सब के सब खूब खाना खाए। सो हियर व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा कि एक पार्टी का आयोजन किया जाता है लेखक के घर पर। लेखक उस पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। पार्टी के आयोजन में बहुत सारे खाना मंगवा लिए गए हैं, वहाँ खाने वालों की कमी है, खाने वाले हैं नहीं। उसमें से एक कोई सज्जन पुरुष हैं जो लेखक का जो नौकर है जिसका नाम मुन्ना है, उसको बोलते हैं वो कि नीचे चले जाओ और गार्ड्स को बुला ले आओ। मुन्ना जाता है नीचे, गार्ड्स को बुला लेता है। गार्ड्स आते हैं, खूब खाना खाते हैं। बाद में रूप सिंह भी ज्वाइन करता है, और वह ज्यों ही अपने हाथ में प्लेट लेता है, उसमें खाना परोसना शुरू करता है, उसी बीच मिस्टर केडिया उसके पास आ जाते हैं और वो उस पर तंज कसते हैं कि तुमने पूरी ज़िंदगी में इतना बेहतर खाना नहीं खाया होगा, कंट्रोल में ही खाना, ज़्यादा मत खाना, और कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। रूप सिंह के पीठ को भी ठोकते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। इतना काफ़ी था रूप सिंह के दिलो दिमाग को जलाने के लिए। रूप सिंह के बारे में लेखक ये लिखते हैं कि उसके अंदर कोई बहुत दिनों से रखा हुआ एक फ्यूज था उसके बॉडी में, मानो ऐसा कि कोई आया और उस फ्यूज में आग लगा दी, और वह फ्यूज उनके मन मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। तो ये स्थिति लेखक बयां करते हैं कहानी के इस हिस्से में। सो हाउ, अब हियर व्हाट वी फाइंड, यहाँ हम यहाँ क्या पाते हैं इस कहानी के इस हिस्से में, कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर रूप सिंह इज अ प्राउड मैन। गरीब होने के बावजूद रूप सिंह एक गर्व वाला इंसान है, वह उसमें गर्व है। और उसके साथ ही अमीर होने के बावजूद जो केडिया है वह एक अहंकारी इंसान है जो उसको नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज व्हाट here again we got, and in this confrontation also what we find here that Roop Singh left the food and went down the stairs. यहाँ हमें दिखता है, हम ये भी देखते हैं कि रूप सिंह खाना नहीं खाता है, वह प्लेट को वहीं छोड़कर नीचे चला आता है। Let us see thereafter what happens. So what happened next can only be called unfortunate. और आगे जो कुछ भी हुआ उसे आप अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इसमें बच्चों आप पिछली कक्षा में एक कविता पढ़े होंगे और जिसके कवि शैलेंद्र हैं, और उनकी ये लाइन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, डिस्पाइट ऑफ बीइंग impoverished, डिस्पाइट ऑफ बीइंग hungry, रूप सिंह returned without having food. So what happened next can only be called unfortunate. आगे जो होता है वह और ही मर्माहत करने वाली बात है, वह और ही भयानक है, बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। मे बी ट्रैजिक, लेखक कहते हैं कि वह बहुत दुखद भी हो सकता है, बट ट्रैजिक हैज़ अ काइंड ऑफ ग्रैंड्योर अटैच्ड टू इट। लेकिन इस दुख में, इस गम में एक ग्रैंड्योर भी है, एक ग्रेटनेस भी है, एक महानता भी है।
which doesn't necessarily include the minor characters of this world. और इस महानता में जो बात है, लेखक कहते हैं कि which doesn't necessarily include the minor characters of this world, जो छोटे कैरेक्टर्स हों, जो छोटे इंसान होंगे यहाँ, वो यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। इस कैरेक्टर में फिट बैठने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, एक महान इंसान बनना पड़ता है। तो लेखक यहाँ सीधे तौर पर रूप सिंह को एक महान इंसान, एक गर्व वाला इंसान, एक खुददार इंसान साबित करना चाहते हैं। रूप वॉज ऑन नाइट ड्यूटी, रात्रि के समय वो काम कर रहे थे, नाइट ड्यूटी पर थे। ऑन द 31st of December, 31 दिसंबर की रात है। आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन एंड पीपल गॉन टू स्लीप, जब पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लोग सोने को वापस चले जाते हैं। रूप सैट इन द लॉबी एंड ब्रूडेड, ब्रूडेड का मतलब बच्चों सोचना होता है, विचारना होता है। रूप लॉबी में बैठा, he sat in the lobby and brooded about what had happened, और उन तमाम चीज़ों पर वह गौर कर रहा था, वह सोच रहा था जो कुछ भी वहाँ हुआ। आप याद कर सकते हैं वहाँ हुआ क्या। रूप सिंह खाने को जाते हैं, केडिया उनका मजाक उड़ाता है और वो बगैर खाए वापस चले जाते हैं। दिस इज ऑल रिकंस्ट्रक्शन, ऑल कंजक्चर ऑन माई पार्ट। लेखक कहते हैं यह रिकंस्ट्रक्शन है, यह वो लेखक समझ रहे हैं कि ऐसी ये सारी बातें इस तरह से बातें हुई होगी। एक अंदाज़ा है, एक गेस है। कंजक्चर का मतलब अंदाज़ा लगाना होता है। ऑन माई पार्ट, बिकॉज द एविडेंस इज ऑल फिजिकल एंड डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, कि जो भी बातें, जो एविडेंस, जो सबूत हैं, वो सारे साक्ष्य वहाँ मौजूद हैं। डजंट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, उसके सोच के बारे में, उसके दिमाग के बारे में कुछ भी नहीं कहता, एक्सेप्ट दैट ही वॉज परहैप्स होपलेसली मेलांकलिक एंड फुल ऑफ हर्ट एंड पेन। लेखक कहते हैं कि शायद कहीं ऐसा हो कि वह बिल्कुल ही असहाय हो चुका हो, बिल्कुल ही उदास हो चुका हो, अकेला पड़ गया हो, एंड फुल ऑफ हर्ट एंड पेन, और दुख दर्द से बिल्कुल भर गया हो। ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, शायद वह अपने परिवार के बारे में सोचा होगा। अबाउट हिज नो गुड ब्रदर, अपने भाई के बारे में, बट ए लॉयल वन नेवरदलेस। उसका भाई, उनका रूप सिंह का भाई कुछ खास नहीं था, बट ए लॉयल वन नेवरदलेस, लेकिन लॉयल तो था। हिज ब्यूटीफुल वाइफ, उसकी खूबसूरत पत्नी, हु स्टिल लुक्ड यंग, जो अभी भी बिल्कुल जवान दिखती है। इन स्पाइट ऑफ इट ऑल एंड हिज बिलव्ड लैंड, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद वह जमी थोड़ी सी ही सही जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। हिज ऑन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, हिज ऑन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम्स, उसके अपने उजरे हुए सारे सपने। ऑन अ पार्ट ऑफ विच अ ब्राइट रेड फ्लैग विथ अ हैमर एंड सिकल हैड अपीयर्ड सडनली वन डे, एंड ए स्मॉल चंक ऑफ लैंड वॉज लॉस्ट टू हिम फॉर एवर। और लेखक कहते हैं उनके जो थोड़े से ज़मीन बचे हुए थे, उस पर एक दिन कोई आया होगा और रेड फ्लैग, लाल झंडा, एक सिकल, हसिया उस पर गाड़ दिया होगा उस ज़मीन पर, उनकी ज़मीन पर। वह ज़मीन भी उनसे छीन सा गया, उनके पास अब नहीं रहा। सो हियर आफ्टर दैट पार्टी, उस पार्टी के बाद जो कुछ होता है, लेखक उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं। पार्टी के बाद जैसा कि रूप सिंह वापस आ जाता है, हम लोगों ने पढ़ा कि बगैर खाए वापस आता है। वो आकर लॉबी में बैठ जाता है, वह सोचना शुरू करता है। यूँ समझें कि उसकी आँखों के सामने, उसके दिलो दिमाग में हर वही बात, पुरानी बातें, पिछली बातें वह देखने लगता है। उसकी खूबसूरत बीवी, वो भी उसके मन मस्तिष्क में आती है। उसके अलावा उसका छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर लाल झंडे
और हसिया का निशान गाड़ दिया गया है, वो भी उसके मन मस्तिष्क में आता है। अपने भाई के बारे में भी वह सोचता है। सो दिस इज ऑल। सो इन फैक्ट समथिंग लाइक अ फिल्म, एक फिल्म की तरह, एक चलचित्र की तरह, उसकी पिछली सारी बातें, उसके घर, उसके भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी जमी, ये सारी चीज़ें चलचित्र की तरह एक के बाद एक दूसरा उसके आँखों के सामने से गुजरता सा गया। सो हियर व्हाट वी फाइंड दैट रूप सिंह इज इन डीप मेंटल डिस्ट्रेस। रूप सिंह मानसिक तौर पर बहुत परेशान सा फील करता है, बहुत अकेला हो गया है। द ऑथर राइट्स अबाउट हिम melancholic. The term the author uses for him, that is melancholic. Melancholic का मतलब भी हताश, उदास, अकेला, सूना सा रहना, ऐसा होता है। तो रूप सिंह की दुनिया यूँ समझें कि उसके पास जो कुछ भी था, वह जो कुछ भी है, वो सब कुछ निराशा के गर्त में डूब चुका है। वह व्यक्ति बिल्कुल थक सा गया है, हार सा गया है, और उस स्थिति में वह लॉबी में बैठा हुआ है और ये सारी बातें चलचित्र की भांति उसके आँखों के सामने से गुजरती हैं। सो दिस इज़ व्हाट चिल्ड्रन वी स्टडीड अप टू दिस अबाउट द चीफ प्रोटैगनिस्ट, अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं रूप सिंह। रूप सिंह, पूरी कहानी रूप सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। द ऑथर, besides of describing Roop Singh in detail, the author is also trying to make us understand the divide between the haves and have-nots, between the rich and the poor. तो रूप सिंह जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, तो रूप सिंह के अलावे लेखक हमें यह भी समझाने की कोशिश करते हैं, इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि समाज में जिस ढंग का डिवाइड है, जिस ढंग का अंतर है अमीर और गरीब के बीच में, तो ये खाई किस तरह से जो हाशिए पर के लोग हैं उनकी स्थिति किस तरह से बदतर होते जा रही है। और जो केडिया, मिस्टर केडिया एक कैरेक्टर हैं, तो केडिया जैसे लोग इस दूरी को पाटने की बजाय और गहरी करते जा रहे हैं, इस दूरी को मिटाने की बजाय और बांट ही रहे हैं। तो this is what we had to study in this part of the story. We shall continue with the remaining parts of the story in the next class. Till then, goodbye, stay blessed. Namaskar.